least one person was killed and several others were injured in violent protests that have escalated against the government. हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो अगले कुछ मिनटों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर थोड़े दिनों में वे प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हों को कैसे बेवकूफ़ बनाती है और पाकिस्तान अपने साइड के कश्मीर को आज़ाद कश्मीर क्यों कहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, पर शुरुआत टाइमलाइन से करते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। पर सिर्फ दो देश ही आज़ाद नहीं हो रहे थे, साथ में आज़ाद हो रही थी 665 रियासतें जो अलग अलग छोटे राजाओं के अंडर थी। अंग्रेज़ों ने इन रियासतों को ऑफ़र दिया, अगर वे चाहे तो भारत से जुड़ सकती है, अगर वे चाहे तो पाकिस्तान से भी जुड़ सकती है और इसके अलावा वे आज़ाद भी रह सकती हैं। इनमें से ज़्यादातर रियासतों ने या तो भारत को चुन लिया या पाकिस्तान को, पर कुछ रियासतें इनमें से बीच में अटकी रह गई, जिनमें से एक रियासत थी कश्मीर। उस समय कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी जो एक तरफ भारत से बॉर्डर शेयर करती थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान से, इसलिए कश्मीर के लिए फ़ैसला लेना मुश्किल हो गया। कश्मीर की ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम थी, पर वहाँ का राजा था हरी सिंह जो हिंदू था। हरी सिंह के पास भी तीन ऑप्शन थे, या तो वो भारत को चुन सकता था या पाकिस्तान को, पर हरी सिंह को इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद था। लेकिन दो इतनी बड़े देशों के बीच इंडिपेंडेंट रहना हरी सिंह के लिए आसान नहीं था। पर ये बात हरी सिंह को थोड़ी लेट समझ आई, जब 1947 अक्टूबर में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी सपोर्टेड कबाली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। ये कबाली लड़ाके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके से थे, जिन्होंने कश्मीर के अंदर कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। इन्होंने कश्मीर के बाहरी इलाकों में इतनी भयंकर वायलेंस किया कि उसको इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो ऑपरेशन गुलमर्ग बाय पाकिस्तान सर्च कर सकते हो। पर हम इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जब कश्मीर के राजा हरी सिंह ने इस बारे में सुना तो उन्होंने अपने एडीसी से कहा, अगर भारत से टाइमली मदद ना आ पाए तो मुझे सोते हुए ही गोली मार देना। पर टाइमली महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए, जिस वजह से समय रहते भारत की सेना कश्मीर पहुंच सकी। पाकिस्तान से आए इन कबाली लड़ाकों ने कश्मीर का बहुत बुरा हाल किया, पर भारतीय सेना ने इन्हें पीछे खदेड़ दिया। उस समय अगर भारत चाहता तो बहुत आसानी से पूरे कश्मीर पर कंट्रोल ले सकता था, पर जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक गलती हो जाती है। वो इस मैटर को यूएन में ले जाते हैं। यूएन में मैटर को जानने के बाद भारतीय सेना को अपना ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ता है। इसके बाद कश्मीर दो हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा भारत के पास रहा और एक हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया और दोनों देशों के बीच एक सीज़फायर लाइन बना दी गई, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नाम से जानते हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि 1947 में क्या हुआ था। पर अभी तो सवाल ये है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ बार बार प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। 1948 में यूएन की इंटरवेंशन के बाद भारत और पाकिस्तान की लड़ाई तो रुक गई, पर नैरेटिव वॉरफेयर चालू हो गई, यानी खुद की बात को सही दिखाने की कोशिश। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने साइड के कश्मीर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए उसे आज़ाद कश्मीर कहना शुरू कर दिया और उसे दो हिस्सों में बांट दिया, एक ऊपर का हिस्सा गिलगिट बल्चिस्तान और दूसरा आज़ाद कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गिलगिट बल्चिस्तान और आज़ाद कश्मीर का एक जैसा स्टेटस नहीं है। गिलगिट बल्चिस्तान को पाकिस्तान ने एक राज्य का स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन आज़ाद कश्मीर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी वजह से आज़ाद कश्मीर का एक अलग झंडा, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन और एक अलग असेंबली है। हालांकि वो असेंबली पूरी तरह वहाँ की आर्मी कंट्रोल करती है
वो कैसे कंट्रोल करती है, इसको अभी हम देखेंगे। तो जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है उसे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना हिस्सा नहीं बताया हुआ, इस वजह से उनकी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती, और क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो पाती तो लोगों की परेशानियां ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, जिसका पीओके के लोगों को नुकसान होता है। पीओके के लोगों की प्रोटेस्ट की और वजह भी देखेंगे, पर पहले प्रोटेस्ट की टाइमलाइन देख लेते हैं। पीओके के लोग नवंबर 2023 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। इसके बाद मई 2024 में दोबारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, जिसमें बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स मारे जाते हैं। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोर्ट के एक्शन के थ्रू इन प्रोटेस्टर्स को दबाने की कोशिश करती है। इसके बाद सितंबर 2025 में दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, और इन प्रोटेस्ट को लीड कौन करता है? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिन्होंने पिछले साल 38 पॉइंट डिमांड पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने रखी थी। तो वे क्या डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखती है? सबसे पहली, एलिट प्रिविलेज ख़त्म करो और उस पैसे को एजुकेशन में लगाओ। और उनका कहना था कि जो एक मिनिस्टर के पास 50-50 गाड़ियां हैं, इसको बंद करो, एलिट कल्चर ख़त्म करो। और इसके बाद उनका कहना था कि जो कश्मीरी लोगों के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन सिस्टम लगाती है, इसको बंद किया जाए। उनकी इन डिमांड से हम समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं। और उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड में से एक है, वो है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादातर पानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में झेलम रिवर पर मंगला डैम बना हुआ है, जो एक साल की 3500 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है। पर कश्मीर के लोगों की नीड कितनी होती है? सिर्फ 300 मेगावाट यूनिट, और ये भी पाकिस्तान सरकार उनको नहीं देती। एक यूनिट का कॉस्ट सरकार को 4 रुपये आता है, उसके बाद उस पर टैक्स लगाए जाते हैं, और एक यूनिट कश्मीर के लोगों को 40 रुपये की दी जाती है। इसको लेकर लोग सबसे ज़्यादा गुस्सा हैं, और यही प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी वजह है। अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को देखें तो वो सिर्फ 40 लाख की आबादी का इलाका है, जो पानी, बिजली जैसे रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जिसकी वैल्यूएशंस बिलियंस में है। फिर भी वहाँ के लोगों को महंगाई और बेरोजगारी जैसी प्रॉब्लम से परेशान रहना पड़ता है। अब बात करते हैं वहाँ के लोगों के कोर इशू के बारे में, जिसको लेकर वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो है लेजिस्लेटिव असेंबली। पीओके की लेजिस्लेटिव असेंबली में 53 सीट है, और उनमें से 12 सीट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए रिज़र्व की गई है जो भारत से पाकिस्तान माइग्रेट होकर गए थे। और ये माइग्रेशन 1947 और 1965 की वॉर के वजह से हुआ था। ये लोग अब पाकिस्तान में अलग अलग इलाकों में रहते हैं, पर यहीं पर पाकिस्तान सरकार सबसे बड़ा गेम करती है, क्योंकि उनको ख़रीदना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसी वजह से आज़ाद जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का पूरा कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी को मिल जाता है, और इसलिए वहाँ के लोगों का कहना है कि ये 12 सीटें ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इन 12 सीट के रिज़र्व होने के बाद उनकी असेंबली का कोई मतलब नहीं रह जाता। पर ये बात पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि इन्हीं 12 सीटों के वजह से पाकिस्तानी आर्मी पीओके के लोगों को कंट्रोल करती है। JCEP जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से बताया गया कि गवर्नमेंट इन 12 सीटों को हटाने की मांग को नहीं मान रही, और इसी वजह से JCEP और गवर्नमेंट के बीच में डेडलॉक बना हुआ है। और अपनी इन मांगों को मांगने की वजह से पाकिस्तान ने JCEP को बैन कर दिया है। दूसरी तरफ JCEP की तरफ से भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया जा चुका है। इन प्रोटेस्ट में बहुत से प्रोटेस्टर्स की जानें जा चुकी है, क्योंकि इनके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोर्स का यूज़ कर रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए एक और मुसीबत है। पिछले कुछ सालों में इंडियन साइड कश्मीर के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट लगातार हो रही है,
जिस वजह से बॉर्डर के उस साइड रहने वाले लोगों को लग रहा है कि हम शायद बॉर्डर के गलत साइड हैं। और उस साइड प्रोटेस्ट कर रहे लीडर्स की भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है जिससे ये क्लियर हो जाता है। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। देखना होगा कि ये प्रोटेस्ट कितना लंबा चलता है। इफ़ यू लाइक टू सी मोर सच वीडियोज़, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।